हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 171 आपको दिखाई दे रहा है। जो नए बच्चे जुड़े हैं हमसे, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा DLED सेमेस्टर 2 है और सब्जेक्ट है आपका, जो आपका पेपर 1 है 50 मार्क्स का, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। बाकी की क्लासेस जो हैं पहले ही मैंने अपलोड कर दी हैं, तो प्रीवियस क्लास जिन बच्चों ने अभी तक वॉच नहीं की है तो एक एक करके वॉच कर लें। उसके बाद अब आप जो है एक समझ बना पाएंगे कि हम सिलेबस को कितनी फास्टली कवर कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, 170 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और लगभग आपके 200 तक क्वेश्चन है इसमें, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है। और बहुत ही जल्द हमारा कोर्स कवर होने वाला है सब्जेक्ट नंबर 1 का। हिंदी का सिलेबस ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी की क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं वो भी जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब भारत जो है विविधताओं का देश है। विविधताओं वाले इस देश में एक बड़ी संख्या में लोगों के बीच संदेश पहुंचाना एक आम समस्या रही है। जब टेलीविज़न और इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक माध्यम उपलब्ध नहीं थे, लोग पारस्परिक संवाद के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त करते थे। इन स्रोतों में धार्मिक उपदेशक, मानव संदेशवाहक, संवादवाहक, व्यापारी, यात्री और दूसरे पारंपरिक जो है माध्यम प्रमुख थे। इस प्रकार लंबे समय से समस्त प्रकार के संचार रणनीतियों, मॉडलों और एवं प्रयोगों का प्रयोग होता रहा है। फिर भी संचार के नवीन साधनों के उपलब्ध हो जाने से परंपरागत सूचना स्रोतों की लोकप्रियता कम हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार के साधनों का समाज पर प्रभाव। अब जो समाज है हमारा, उस पर जनसंचार के साधन जैसे कि रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, सिनेमा, रिकॉर्ड, वीडियो का गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के ये साधन विशेष रूप से फिल्में, रेडियो, टीवी आदि एक राष्ट्रव्यापी श्रोताओं को संदेश पहुंचाते हैं। इन साधनों ने समस्त सीमाओं को समाप्त कर दिया है। जैसे भारतीय नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक जैसे कि रामायण, महाभारत आदि का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों का वर्तमान में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभाव पड़ा है, परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। देखिए, प्रत्येक जो देशवासी है उसको अपने राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र व्यवहार, नीति, धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता तथा महत्व को निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की ज़रूरत पड़ती है। विश्व के सभी राष्ट्रों के निवासियों में मानवीय मूल्य और सद्गुणों के उद्भव के लिए आवश्यक है। सभी देश के आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के लिए भी आवश्यक है और पिछड़े राष्ट्रों को इससे विकास का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक देश में विद्यमान आंतरिक मतभेदों, आतंकवाद आदि की समाप्ति में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विविध राष्ट्रों में परस्पर आदान प्रदान, आवागमन, शैक्षिक भ्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 174, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान बताइए। तो देखिए, सबसे पहले है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी एक प्राचीन ग्रीक शब्द
डेमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोग यानी पीपल, और क्रेटोस का अर्थ होता है टू रूल यानी कि नियम। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है लोगों द्वारा नियम। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। अब देखिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान क्या है। लोकतंत्र की सफलता का आधार स्तंभ शिक्षा को माना जाता है। यदि देश की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तविकता ये है कि शिक्षित नागरिक ही शासन और राजनीति के उत्तरदायित्वों का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। शिक्षित नागरिक ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है तथा मतदान का उपयोग कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में लोकतांत्रिक रूप दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकास करने में हमेशा से ही भारत जैसे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य बताइए। तो देखिए, एक तो भावनात्मक विकास करना या एकता विकसित करना, सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना, नैतिकता का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय विकास, नेतृत्व की तैयारी, कुशल व्यक्ति तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, सामाजिक सुधार और उन्नति करना, और राष्ट्रीय एकता। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 176। जातिवाद एक जटिल सामाजिक राष्ट्रीय समस्या है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। देखिए, हमारे देश में जो जातिवाद की भावना है वो एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। व्यक्तियों में अपनी जाति के हितों के प्रति अधिक भाव होता है, आरक्षण की नीति होती है। राजनीतिक खेलों ने इस भावना को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज जातिवाद समाज में एक नासूर की तरह फैल गया है और ये एक जटिल समस्या बन गई है, जिसके कारण लोग देश हित को छोड़कर जाति हित पर ही अधिक सोचने लगे हैं। इससे एकता और अनेकता की भाव जो है वो भी खंडित होता है और आज ये समस्या न केवल सामाजिक रह गई है बल्कि राष्ट्र की समस्या भी बन गई है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित है। बहुत ही ये कह दो क्रूशियल टॉपिक है ये। एक जातिवाद जो है इतनी बुरी बीमारी है कि मतलब हर किसी को तो आरक्षण चाहिए। देखिए, चाहे कोई किसी भी जाति का है, जातिवाद को बिल्कुल अगर समाप्त कर दिया जाएगा, हर किसी को इक्वालिटी में रखो, चाहे वो किसी भी जाति का है, क्योंकि मेहनत हर बच्चा करता है। एससी वाला भी मेहनत करता है, ओबीसी वाला भी मेहनत करता है, जनरल वाला भी करता है और माइनॉरिटी वाला भी उतनी ही मेहनत से काम करता है, राइट। तो सभी को एक इक्वालिटी में रखा जाएगा, तभी जा कर के यहाँ पर चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर यही जातिवाद चलता रहा तो एक दिन बहुत बुरा इसका नतीजा जो है होने वाला है इन फ्यूचर। चलिए खैर छोड़िए, हम इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन है 171। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका और शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान गौण माना जाता है। प्रकृतिवादियों का विचार है कि बालक को अपनी आँखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आँखों से नहीं। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है। अतः उसका कार्य जो है वो एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर के रूप में जो है टीचर हो। नेक्स्ट है फिर प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता शैक्षिक वातावरण का आयोजन करने के लिए बताते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इस नियम के संदर्भ में रूसो का कथन है कि तुम्हें बालक को सत्य की शिक्षा नहीं देना है, बल्कि उसे इस योग्य बनाना है कि बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रकृतिवादी हैं वो शिक्षक से केवल इतनी आशा कर रहे हैं
कि वो बालकों के स्वाभाविक विकास में सिर्फ सहायता करें। वे शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को तो महत्व देते हैं, परंतु उसे सब कुछ नहीं मानते। केवल क्या मानते हैं? पथ प्रदर्शक, कि जो टीचर है वो एक गाइडर हो, गाइडेंस करे बस बच्चे को, ठीक है, गाइड करें। अब देखिए, प्रकृतिवादियों ने शिक्षण विधि दी है, एक तो करके सीखना, दूसरा स्व अनुभव द्वारा यानी कि अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखना, तीसरी चीज़ इन्होंने बताई है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, जो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है किसी चीज़ का, उसके थ्रू सीखना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृतिवाद ने मानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक दर्शन का उल्लेख कीजिए। 7 से 14 साल के बच्चों के लिए एक तो उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने को कहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए, अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया जाए, साक्षरता को ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता। उनका मतलब ये था कहने का कि जो सिर्फ एक किताबी या विद्यालय वाला ज्ञान है उसी को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए, समस्त शक्तियों का विकास करना। बालक को शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ की जानी चाहिए, किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए, और किसी उद्योग का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये जो उद्योग है वो कोई स्थानीय उद्योग हो। जिस उद्योग में शिक्षा के साधन के रूप में चयन किया जाए उसे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह शिक्षा समाप्त करके कहीं रोजगार में लग सके। गांधी जी के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बालक नवीन खोजों की ओर अग्रसर होता रहे। और सबसे बड़ी चीज़ जो गांधी जी ने कही है, चरित्र का निर्माण। शिक्षा ऐसी हो कि जो पूरे राष्ट्र का चरित्र सुधार सके। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, जॉन डीवी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। अब देखिए, जो विद्यालय है उसे समाज का लघु रूप मानते ही हैं। प्रगतिशील विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से समाज के अस्तित्व को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की ज़रूरत होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर कहा है कि यह संस्था बालकों को उन सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित करती है जो वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित हैं। डीवी का कथन है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस नाते विद्यालय सामान्यतः सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है जिसमें वे समस्त साधन केंद्रित नहीं होते जो बालक को प्रजाति की पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने और उसे अपनी शक्तियों को सामाजिक हितों के लिए उपयोग में लाने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में हमें चर्चा करनी है। समाज में निरंतर सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होते हैं, फिर उसका जो रूप है वो अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का कार्य ये भी है कि वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयत्न करे जो समाज में नवजीवन का संचार कर दें। इस प्रकार समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। तो समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। हम अभी बता चुके हैं कि कुछ शिक्षाविद सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन भी मानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, बाल श्रम के प्रमुख कारण बताइए और बाल श्रम किस प्रकार अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। इसी क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, जो बाल श्रम का स्वरूप है हमें प्रत्येक शहर प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, साइकिल या स्कूटर रिपेयर करने वाली दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इस प्रकार अन्य दुकानों और घरों पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो कार्य करने लगते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की एज होती है, उनकी उम्र होती है।
घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन आदि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण है उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्कूल जा सकें। इसी कारण सरकार ने और संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त वो कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाए गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में भी बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चे का बचपन पूरी तरीके से छिन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं? अब देखिए, 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। परमाणु संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण भी उतना ही अधिक भयावह है। इन संयंत्रों से जल, थल, वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है, अतः विश्व के अनेक देशों में इसका विकास किया है। परमाणु विद्युत ग्रहों से निकलने वाले यूरेनियम, थोरियम, ज़िरकोनियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और ये जो है जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखिए, अगर किसी भी चीज़ के लिए जागरूक करना है तो शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, उनमें दक्षताओं का विकास किया जा सकता है। सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती हैं। शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं दो प्रकार के कार्य करके एक तो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकती हैं, दूसरा अंतः परिसर कार्य और बाह्य परिसर कार्य जो है ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 184, मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान। तो ये जो है दो प्रकार से अपना योगदान देते हैं। एक तो बालक में जीवन उपयोगी आवश्यक मूल्यों को विकास करके या उनको विकसित करके, दूसरा बालकों में उपयोगी ज्ञान से सुसज्जित करके। ठीक है, छात्रों के ज्ञानात्मक पहलुओं को पूर्ण विकसित करना, जिससे मुक्ति, चिंतन, सृजनात्मकता, मौलिक क्षमता, योग्यताओं को प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप कर सके और उसी आधार पर स्वतंत्र निर्णयात्मक क्षमताओं को अपने में समावेश कर सके। हमारी संस्कृति और प्राचीन आदर्शों का संरक्षण प्रदान करते हैं। हमारी जो संस्कृति है और प्राचीन भारतीय आदर्शों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी में उन्हें समाविष्ट किया जा सके एक लक्ष्य और अपने सामने रखते हैं कि उनमें समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप वृद्धि और परिवर्तन की क्षमता का विकास किया जा सके। बालक और बालिकाओं में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों का विकास करना, जिससे वो बड़े होकर अपने अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित कर सके, प्रबुद्ध भारतीय नागरिक बन सकें। लास्ट पॉइंट है, बालकों को चारित्रिक और नैतिक विकास के अलावा आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख किया जा सके। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, समझाइए। ठीक है, जो जॉन एडम्स हैं उन्होंने ये माना है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, लेकिन जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी ज़रूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं होता है। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। तो देखिए, 3 पोल जो हैं इन्होंने माने हैं। सबसे पहले इन्होंने शिक्षक, फिर उसके बाद विद्यार्थी, देन पाठ्यक्रम। तो ये त्रिमुखी जो व्यवस्था है ये जॉन डीवी ने मानी है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी बहुविकल्प में तो कभी अतिलघु में, या फिर कभी तीनों सेगमेंट में या दोनों सेगमेंट में भी पूछ लिया जाता है। राइट, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी।
आज हम 185 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं कवर। इससे आगे की क्लास में हम 186 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द हो सकता है आपका नेक्स्ट क्लास में सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि अप्रोक्स 200 क्वेश्चन आपके हैं और 186 पर हम आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन हमारे लास्ट बचे हैं। इसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट को भी इसी तरीके से बिल्कुल शानदार और इजी तरीके से आपको समझाएंगे और फास्ट बिल्कुल सिलेबस जो है हम अपना कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे ताकि एक बेहतर समझ विकसित कर सके बच्चों में और एक बेहतर स्कोर बच्चों का हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं से कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जिस भी सोशल साइट पर आप लिंक हैं आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कराइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।